आइए एक पल के लिए एक ऐसे विशाल परिवार की कल्पना करते हैं जिसके पास अथाह संसाधन तो हैं, लेकिन साथ ही अनगिनत जरूरतें और भारी जिम्मेदारियां भी हैं। इस विशाल राष्ट्रीय परिवार के संसाधनों का संतुलन आखिर कैसे स्थापित होता है? आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारा विषय है 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का 16वां वित्त आयोग। ये कोई आम विषय नहीं है, बल्कि ये वो महाकाव्य है जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक, यानी 2026 से लेकर 2031 तक, भारत के तेजी से दौड़ते आर्थिक इंजनों और समाज के उन वर्गों के बीच धन का बंटवारा कैसे होगा जिन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक शांत लेकिन बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक यात्रा शुरू होने वाली है। चलिए गहराई से इसे समझते हैं। अब मन में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। आइए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख है 1 फरवरी 2026 और सुबह के ठीक 11 बज रहे हैं। संसद के उन ऐतिहासिक और भव्य गलियारों में एक खास तरह की उत्सुकता महसूस की जा सकती है। ठीक इसी समय देश का ये बहुप्रतीक्षित राजकोषीय रोड मैप, यानी 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई। ये सिर्फ पन्नों का एक पुलिंदा नहीं है, ये वो धुरी है जिस पर भारत की अर्थव्यवस्था के पहिए अगले 5 साल तक घूमने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, 16वां वित्तीय आयोग। इस आयोग का सबसे बड़ा मिशन क्या है? इसका सीधा सा लक्ष्य है एक ऐसा राजकोषीय ढांचा तैयार करना जो राज्यों को विकास के लिए प्रेरित तो करे, लेकिन साथ ही राजकोषीय अनुशासन की एक कड़ी लक्ष्मण रेखा भी खींच दे। इस आयोग ने सबसे पहला और सबसे कड़ा कदम क्या उठाया है? ध्यान दीजिएगा, इसने ग्रांट्स इन एड यानी अनुदान की पुरानी संरचनाओं की पूरी बिसात ही साफ कर दी है। राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्र विशिष्ट और राज्य विशिष्ट अनुदानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके बजाय अब 9.47 लाख करोड़ रुपए की एक विशाल अनुदान राशि के लिए बिल्कुल नए और सख्त नियम तय किए गए हैं। सोचिए, ये एक नए और बेहद अनुशासित आर्थिक युग की शुरुआत है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, राष्ट्रीय हिस्से का बंटवारा। अब जरा कल्पना करते हैं कि भारत की कुल कर संपदा यानी टैक्स से आया पैसा एक विशाल पाई की तरह है। इस पाई को बहुत ही सावधानी और गणितीय सटीकता के साथ केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच काटा और बांटा जाना है। इसी पूरी प्रक्रिया को वर्टिकल डिवोल्यूशन यानी संसाधनों का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण कहा जाता है। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन का आंकड़ा क्या है? आयोग ने इसे 41% पर अपरिवर्तित रखा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि केंद्र के कर पूल से राज्यों को मिलने वाला सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी 41% पर ही स्थिर है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, वितरण फॉर्मूले में बदलाव। ये इस पूरी नीति का सबसे मुख्य और जटिल हिस्सा है। इसे हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन यानी क्षैतिज हस्तांतरण कहते हैं। इसका अर्थ है कि राज्यों के हिस्से में जो धन आ गया है उसे अब खुद राज्यों के बीच किन नियमों के आधार पर बांटा जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार ये नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब इस नए फॉर्मूले के बारे में जो बात वास्तव में बहुत ही दिलचस्प है वो ये है कि किसी राज्य की आय जितनी कम होगी उसे इस पाई का उतना ही बड़ा हिस्सा मिलेगा। इसे तकनीकी भाषा में आय की दूरी या इनकम डिस्टेंस कहा जाता है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसटीपी के आधार पर मापा जाने वाला ये मानदंड इस नए फॉर्मूले में सबसे भारी यानी 42.5% का वेटेज रखता है। इसका सीधा सा उद्देश्य है पूरे देश में आर्थिक समानता सुनिश्चित करना। अब आते हैं भाग 4 पर, स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण। आइए राज्यों की चमकती राजधानियों से थोड़ा बाहर निकलें और उन धूल भरे ग्रामीण इलाकों और तेजी से फैलते महानगरों की सड़कों की ओर चलें। असल में स्थानीय सुशासन यहीं सांस लेता है। पंचायती राज और नगर पालिकाओं के सशक्तिकरण के बिना तो कोई भी विकास अधूरा ही रहेगा। और ये जो अनुदान के नए आंकड़े हैं, ये बड़े ही शानदार ढंग से ये तस्वीर पेश करते हैं कि कैसे भारत का भविष्य अब शहरों में बस रहा है। कुल अनुदान में से शहरी निकायों का हिस्सा जो 15वें वित्त आयोग में 36% था, वहां से लंबी छलांग लगाकर अब 45% हो गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक 2031 तक भारत का 41% हिस्सा पूरी तरह शहरीकृत हो चुका होगा। इस तेजी से बढ़ते शहरीकरण की लहर को संभालने के लिए ही ये भारी भरकम वित्तीय आवंटन किया गया है। चलिए अब एक थोड़ी गंभीर विषय की ओर बढ़ते हैं। भाग 5, नई राष्ट्रीय आपदाओं से मुकाबला। हमारा जो भौतिक परिदृश्य है
वो बहुत तेजी से बदल रहा है और जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े पारिस्थितिक खतरे हमारे सामने आ रहे हैं। इन्हीं से निपटने के लिए 2,04,401 करोड़ रुपए का एक विशाल डिजास्टर मैनेजमेंट कॉर्पस यानी आपदा प्रबंधन कोष तैयार किया गया है। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। भाग 6, राजकोषीय सुधार के 4 स्तंभ। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट संदेश दिया गया है। शहरों के लिए एक बड़ा हिस्सा और कर्ज के लिए एक सख्त डाइट। आयोग ने कुछ बहुत ही कठोर वित्तीय नियम और सुधार तय किए हैं, जिनका पालन करना अब हर राज्य के लिए अनिवार्य होगा। ऑफ बजट उधार यानी बजट से बाहर लिए जाने वाले कर्ज पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया है। इसके साथ ही जो बिजली वितरण कंपनियां यानी डिस्कॉम्स लगातार घाटे में चल रही हैं, उनके निजीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने पर भारी जोर दिया गया है। इस राजकोषीय डाइट की कठोर वास्तविकताओं को हम कदम दर कदम समझ सकते हैं। सबसे पहले, राज्यों के राजकोषीय घाटे को उनके जीएसडीपी के 3% तक सख्ती से सीमित कर दिया गया है। दूसरा, सब्सिडी अब अनंत काल तक नहीं चल सकती, इसलिए उनमें समाप्ति की तारीख, जिसे सनसेट क्लॉज कहते हैं, उसका होना अनिवार्य कर दिया गया है। और तीसरा सबसे बड़ा कदम, 308 ऐसी निष्क्रिय स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बेरहमी से बंद किया जाएगा, जो वर्षों से बिना कुछ किए सिर्फ सार्वजनिक धन को सोख रही हैं। इस पूरे विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। एक तरफ राजकोषीय अनुशासन की ये सख्ती है और दूसरी तरफ विकास और कल्याण की असीमित उम्मीदें हैं। 16वें वित्त आयोग ने संसाधनों का नक्शा तो बिल्कुल साफ खींच दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र और राज्यों का ये सहकारी संघवाद आने वाले 5 सालों के भारी आर्थिक तूफानों का सामना कर पाएगा? ये देखना वास्तव में बहुत दिलचस्प होगा। इस महत्वपूर्ण नीतिगत चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।